आपको पता है पूरे देश में बुंदेलखंड की पहचान क्या है? पूरे देश में बुंदेलखंड को किस तरह से याद किया जाता है? दरअसल बुंदेलखंड देश का वो हिस्सा है जिसे सूखे और पिछड़े हिस्से के रूप में हमेशा याद किया जाता है और इसी रूप में उसकी चर्चा की जाती है। लेकिन जो लोग बुंदेलखंड में रहते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तकरीबन 15-16 जिले, यहाँ के रहने वाले इस पहचान को झूठा बताते हैं। बुंदेलखंड कभी भी इतना सूखा नहीं था, बुंदेलखंड कभी भी इतना पिछड़ा नहीं था, लेकिन हमारी मानवीय गलतियों ने और लगातार होते अतिक्रमणों ने हमारे जल स्रोतों को पूरी तरह से निगल लिया है, जिसके कारण बुंदेलखंड की ये पहचान बन गई है। आज बुंदेलखंड का एक हिस्सा दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म होने लगा है। इसकी वजह है हमने अपने जल स्रोतों को ख़त्म कर दिया है। मध्य प्रदेश का छतरपुर ज़िला मुख्यालय है। यहाँ लगभग 2 लाख की आबादी रहती है। इस शहर की स्थापना तकरीबन 300 साल पहले महाराजा छत्रसाल ने की थी। जब इस शहर को बसाया गया था तो यहाँ रहने वाले बाशिंदों के लिए पानी के इंतज़ाम को लेकर भी एक बड़ी रूपरेखा बनाई गई थी। शहर के भीतर ही 7 बड़े तालाब बनाए गए थे ताकि यहाँ रहने वाले लोग इस पानी से अपनी प्यास बुझा सकें और इस पानी का भूमि जल संग्रहण हो सके। लेकिन आज छतरपुर शहर के सभी तालाब अपनी मृत्यु शैया पर हैं। कई तालाबों को अतिक्रमणकारियों ने लगभग 50 से 70% तक निगल लिया है। कुछ तालाब हैं जिनमें पानी तो है, लेकिन इसके साथ ही ये तालाब गटर और सीवर की लाइन से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये पानी जहरीला हो चुका है। हमारे इन तालाबों का ये हाल है, इसीलिए अब छतरपुर जैसे शहरों में जो भूमिगत जल है वो 400 से 500 फीट नीचे तक पहुंच गया है। यहाँ होने वाले जो जल स्रोत हैं, जो भूमिगत जल पर आधारित हुआ करते थे, वे पूरी तरह से सूख रहे हैं। क्या वजह है? इसी को टटोलने के लिए इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद गोस्वामी से। लगभग 20 वर्षों से वे समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने छतरपुर के किशोर सागर तालाब सहित कई और तालाबों से जुड़े अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। अरविंद गोस्वामी की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर है। वे पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, नगर पालिका में भी उनका दखल है। इसके अलावा छतरपुर विकास मंच के बैनर तले भी वे छतरपुर शहर की तमाम सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। तालाबों की ये मौत आखिर क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है और इन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से हमारे तालाब खत्म हुए, बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं और कौन कौन से तालाब थे जिन पर एक बड़ी आबादी की निर्भरता थी? अब धीरे धीरे उन तालाबों का क्या हाल है? छतरपुर शहर के अंदर 7 ऐसे तालाब हैं जो छतरपुर का वाटर लेवल को जिंदा रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों ने तालाबों को अतिक्रमण की चपेट में लेते गए और आज की तारीख में 50% तालाब बचे हैं, 50% ख़त्म हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण है प्रशासन की रवैया जो है बड़ा ढोल पोल है। अगर प्रशासन थोड़ा सख्ती करता, शुरू से समय समय पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करता, अतिक्रमण हटाता, तो निश्चित तौर पे अतिक्रमण नहीं हो पाता या करने वालों के बीच में एक भय होता। लेकिन सालों से लोगों की मांग है, कई संगठनों प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी अभी मुहिम चला रहे हैं। आज ही हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें शहर के सभी तालाबों समेत सौरा का तालाब जो आज शहर के अंदर ही आ चुका है, भगौता का तालाब है, राम जानकी कुंड है, सिद्धेश्वर कुंड है, सिंगाड़ी नदी है, ऐसे जो पॉइंट हैं जो शहर के लिए जल स्रोत को मेंटेन करने के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबके अतिक्रमण को मुक्त करने और उनकी साफ़ सफाई का आवेदन आज हम सभी शहर के कई संगठन उसमें शामिल हुए और हम लोगों ने इसकी मांग उठाई है। लेकिन इस चर्चा में कोई रस मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये मांग पिछले 10 वर्षों से आप सब लोग कर रहे हैं, शहर के और दूसरे संगठन भी हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं होता है? आप छतरपुर के जिन तालाबों की बात कर रहे हैं उनमें तो 40 से 50% हिस्सा अब खत्म ही हो चुका है। अब इन्हें कैसे बचाया जा सकेगा? देखिए, एक्शन जब ही होगा जब जनता में जन जागृति आएगी। जब जनता आगे आएगी तो देखिए, जब
छतरपुर शहर में पूरे शहर ने एकजुट होकर मेडिकल की मांग उठाई तो आखिरकार मेडिकल आया। ठीक है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब सभी हमारे पत्रकार साथी, शहर के सभी नागरिक इस आंदोलन में शामिल होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, तो निश्चित तौर पर चाहे वो नेता हो चाहे प्रशासन हो, उन्हें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए, गहरीकरण के लिए, सफाई के लिए अलग से बजट देती है, लेकिन हमारे नेताओं द्वारा कोई अच्छा प्रयास किया नहीं गया और प्रशासन किस कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है ये भी हमें आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन अगर जनता साथ दे और एक साथ आवाज़ बनकर आएगी तो निश्चित तौर पे हम इन तालाबों को बचा पाएंगे। एक तालाब की लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं, किशोर सागर तालाब। क्या है उस तालाब की कहानी, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, और वर्तमान में उसका स्टेटस क्या है? देखिए, किशोर सागर तालाब जो है शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित तालाब है। आज हम इसके खसरा की बात करें तो किशोर सागर तालाब में 4 खसरा नंबर हैं, जिसमें 387/1, 2, 3 और 4, जिनका रकबा लगभग 3 हेक्टेयर 160, यानी इसका टोटल किया जाए तो लगभग 4.5 हेक्टेयर का तालाब है। लेकिन मौके पे ये स्थिति बची नहीं है। और मैं आपको बताऊं, किशोर सागर तालाब बस की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो सभी तालाबों की लड़ रहा हूं। अभी भी मौका है, जिन तालाब जो बचे हैं उनको बचाया जा सकता है अगर हम कार्रवाई करते हैं। अगर कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में ये तालाब भी खत्म हो जाएंगे। आप कह रहे हैं 4.5 हेक्टेयर का तालाब था किशोर सागर तालाब, वर्तमान स्थिति उस तालाब की क्या है और किस तरह की अवैध संरचनाएं उसके आसपास निर्मित हो चुकी है? देखिए, किशोर सागर तालाब के साथ साथ जितने छतरपुर के तालाब हैं 40% से ऊपर तो उनमें अतिक्रमण है। अतिक्रमण के साथ साथ घरों के सिविल लाइन, उनके आसपास रहने वाले, चाहे वो शादी घर हों, चाहे वो हॉस्पिटल हों, जो भी व्यवसायिक केंद्र हैं, उनके गटर के नाले छोड़ दिए गए। और लोगों को थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि ये कोई घर का डस्टबिन या शहर का डस्टबिन नहीं है। कचरा गाड़ी आती है, आप कचरा गाड़ी में कचरा डाल सकते हैं। कुछ भी हुआ तो तालाब में उन्हें अपने घर के पीछे से ही फेंक दिया। स्थिति ये बनी कि वो तालाब इंसान तो इंसान, जानवरों के पीने लायक भी पानी नहीं बचा। और अभी आप जाके देखिए तो जलकुंभी और गंदगी से भरे पड़े हैं। अगर उनकी साफ़ सफाई की जाए, इनके जो पाइपलाइन खुले इनको बंद किया जाए और इसमें प्रयास किया जाए तो अभी भी साफ़ पानी उसमें रह सकता है, जिससे वाटर लेवल तो सुधरेगा ही, वो पानी उपयोग में भी लिया जा सकेगा। हमारी गायें हैं जो प्यास के मारे भटक रही हैं, मर रही हैं, अगर तालाब में पानी रहेगा तो पशु पक्षियों को भी जल मिलता है पीने के लिए। ठीक है, अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। इन तालाबों की रक्षा, सुरक्षा और इनके संरक्षण, सौंदर्यीकरण का काम जिस एजेंसी के पास है वो नगर पालिका है। छतरपुर नगर पालिका में ज्योति चौरसिया वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके पहले लगभग 10 वर्षों तक अर्चना सिंह अध्यक्ष रहीं। तमाम बड़े नेता माने जाते हैं जिनके पास नगर पालिका की एजेंसी रही। वर्तमान विधायक ललिता यादव भी एक समय उसकी अध्यक्ष हुआ करती थी। नगर पालिका इन तालाबों को लेकर पिछले 20 वर्षों से इतनी शिथिल क्यों है और वर्तमान नगर पालिका की शिथिलता और इनके आलस्य का क्या कारण देखते हैं? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत कारण है। जब पब्लिक ने उनको वोट दिया, पूर्ण बहुमत से उन्हें चुनाव जिताया, उनके पार्षद भी पूरे जीत के आए, तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है, जनता ने जिस उम्मीदों से उनको वोट दिया है तो उन्हें जनता के ऐसे काम जो सार्वजनिक हैं, भाई तालाबों में अगर सफाई रहेगी और पानी रहेगा तो उसमें किसी एक व्यक्ति का भला नहीं होना है, लेकिन सिर्फ हम अपने निजी लोगों का भला सोचें और शहर का विकास ना सोचें, शहर के लोगों के बारे में ना सोचें। ये तो उनको ही सोचना होगा ना कि जब हमें वोट दिया है, जनता ने सीट पे बिठाया है, तो हम उस जिम्मेदारी को कैसे निभा पा रहे हैं, कितना निभा पा रहे हैं, इस ओर प्रयास उनको करना चाहिए। ज्योति चौरसिया का जो कार्यकाल अभी गुजरा है, इस कार्यकाल में आप चूँकि पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, आपकी धर्मपत्नी पार्षद हैं, इस कार्यकाल में आपने तालाबों का मुद्दा उनके सामने रखा? पीआईसी की बैठक में, परिषद की बैठक में कभी ये मुद्दा आया? और आपने अगर रखा है वो मुद्दा तो उनका उत्तर क्या है इसमें? देखिए, चूँकि मैं स्वयं पार्षद हूँ नहीं, मेरी पत्नी प्रतिनिधि के तौर पर। हाँ, तो पीआईसी परिषद में मुझे जाने मिलता नहीं है, वो पत्नी ही जाती है। होता ये है कि जब उनका बहुमत रहता है तो वहाँ विपक्ष वालों को ज़्यादा कुछ बोलने सुनने का मौका भी नहीं दिया जाता है। वो अपने हिसाब से ही सारा सिस्टम चलाते हैं। पीआईसी तो कब हो जाती है तो पता भी नहीं चलता है, जो स्थिति है वहाँ की। बाकी रही बात मुद्दे की, तो मैं पिछले कई सालों से
तालाब ही नहीं, शहर के जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं जो शहर के लिए ज़रूरी हैं, सब पे मेरा प्रयास रहता है और रहा है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ये देखा कि कोई सुन नहीं रहा है, तो हमने फिर धीरे धीरे सारे संगठनों को, जो शहर के संगठन हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश की है। आज ही हमारे साथ भारत विकास परिषद, शिवसेना, सनातन सेवा समिति, अधिवक्ता संघ, पत्रकार संघ, ऐसे कई संगठन हमारे साथ जो है आज शामिल हुए हैं। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोगों को इस मुद्दे से जोड़ें, और पूरी शहर जब आवाज़ बनेगा तो चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, उनको ये मांग को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बात थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को भी कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे तालाबों के भराव क्षेत्र के भीतर लोगों ने प्लॉट बेच दिए, लोगों ने घर बना लिए। कई तालाब जैसे ग्वालमंगरा तालाब, संकटमोचन तालाब, इन तालाबों में तो हालात ये हैं कि 3-3 मंजिला मकान भराव क्षेत्र के भीतर बन गए हैं। क्या ये मुर्दों का शहर है? जनप्रतिनिधि और अफसर जो हैं वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको ये कब्जे नहीं दिख रहे हैं, और लगातार 20 वर्षों से ये सिलसिला हम देख रहे हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। इसकी बड़ी वजह क्या है? भ्रष्टाचार इसकी वजह है? बिल्कुल भ्रष्टाचार वजह है, और यहाँ पे आने वाले जो अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हों, एसडीएम हों, तहसीलदार हों, अगर अच्छा कलेक्टर आए तो फिर नेताओं को भी उसका साथ देना पड़ता है अगर वो चाह लें। तो अगर हमारे वरिष्ठ अधिकारी चाहें तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। आप खुद जाके देखिए, कुछ तालाबों के अंदर घर बने हैं, उनमें आज भी पानी भरा हुआ है। आप संकटमोचन तालाब चले जाइए, कुछ घरों में पानी अभी भरा है, जब बारिश हुई नहीं है। जब बारिश होगी तो वो निश्चित तौर पे वो उसमें पानी पहुंच जाएगा, वो भर जाएंगे, फिर रोने तोड़ दिए जाते हैं। हाँ, फिर वो गिरेंगे घर, दुर्घटनाएं घटेंगी। तो क्यों ना हम उसको पहले से ही इतना प्रयास करें। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि आप तालाबों का सीमांकन करिए और उनके कुछ मुनारे या पॉइंट बना दीजिए कि ये तालाब का रकबा है। जो घर पहले से बने हैं, अगर वो इस स्थिति में है कि उनमें पानी भरा है, तो आप तुरंत अतिक्रमण से उनको बाहर करिए, उनको हटाइए। और जो नहीं है तो आप उनको नोटिस दे के कुछ समय या मोहलत दे दीजिए कि वो धीरे से अपना शिफ्ट वहाँ से कहीं और कर लें। ठीक है, जिससे आगे चल के, भाई अभी आप कार्रवाई नहीं करोगे तो जो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे, पूरी तरीके से तालाब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह सिर्फ मीडिया के पास जाकर अपनी बात बताकर जनता को जागृत करके या 1-2 ज्ञापन देकर ये समस्या जो 20, 25, 30 साल पुरानी हो चुकी है और जो अब रोग से कोढ़ बन चुकी है, इस समस्या का निदान होगा? कोई ठोस एक्शन प्लान भी बनाया है आप लोगों ने? इसमें मेरा कहना यह है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ी। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो लड़ाई शुरुआत में जिनने लड़ी वो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन आज कम से कम उनका नाम उन क्रांतिकारियों में आता है और उन्होंने प्रयास भी किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खाली ज्ञापन देने से और मीडिया से बात करने से काम नहीं होगा। मैंने क्या किया, हम प्रयास कर रहे हैं, हम पूरे शहर को इसमें शामिल करने का भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा शहर हमारे साथ एकजुट होकर इस मुहिम में आगे आ जाए, जिससे प्रशासन की मजबूरी हो जाए। तो इसमें हम लोग क्रम बाई क्रम, चूँकि पहले आवेदन देना ज़रूरी है, क्योंकि अब प्रशासन का ये कहना रहता है कि हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आई। तो हम लोगों ने आज फर्स्ट एक्टिविटी करी है। अगर धीरे से प्रशासन नहीं सुनता है तो आगे चल के हम लोग धरना प्रदर्शन, शहर बंद, जो आंदोलन बन पड़ेंगे वो किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि अब जो तालाब बचे हैं वो बच जाएं और अतिक्रमण मुक्त हो जाएं। ठीक है, अतिक्रमण के थोड़ा सा इस विषय से और आगे बढ़ते हैं। छतरपुर शहर जिन हालातों से जूझ रहा है, आबादी का दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है, संसाधनों पर तेज़ी से प्रतियोगिता बढ़ रही है, ज़मीनों के दाम महंगे हो गए हैं, लेकिन शहर जिस तरीके से विस्तृत हो रहा है उस तरीके से विकास नहीं दिखता है। खेतों में लोगों ने मकान बना लिए, न वहाँ सड़क है, न नाली है, न बिजली के खंभे हैं। अवैध कॉलोनियाँ दिन प्रतिदिन बन रही हैं। एक तरफ ना तो उन पर रोक लगता ही है और ना दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में विकास पहुँच रहा है। नगर पालिका जो कि इसकी नोडल एजेंसी है, वो पिछले 2-2.5 वर्षों में उनके कार्यकाल के बीच क्या फेलियर्स देखते हैं आप कि इस बड़ी आबादी को संभालने के लिए क्या असफलताएँ हो रही हैं वहाँ पर? उनकी देखिए, इसमें पहले तो मध्य प्रदेश शासन दोषी है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना जैसी फ्री योजनाओं के चक्कर में सारे विभागों का बजट कम कर दिया। जो बजट उनको देना चाहिए था वो बजट उन्हें कम करके
लाडली बहना और ऐसी कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे खाते में पैसे डालती हैं, जिससे बहुत बड़ा बजट शहर या ग्रामीण से लेके आप कहीं भी चली जाइए, नगर पालिका नहीं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, हर विभाग में बजट की समस्या आ गई है पिछले पंचवर्षीय से, जब से इन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सरकार को ये योजनाएं बंद करके वो योजनाएं लागू करनी चाहिए। जैसे उनने नगर पालिका ने खंबे लगाना टोटल बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि नगर पालिका खंबे नहीं लगाएगी, हम लोग सिर्फ नक्शा बना के बिजली विभाग को देंगे, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो लोग पैसे जमा करें, फिर बिजली विभाग और हमारी मंजूरी से खंबे लगेंगे, या जिसने प्लॉट बेचे हैं वो खंबे लगवाए। हाँ, तो धीरे धीरे अभी कुछ दिन से सीसी रोड भी नए टेंडर लगना बंद हैं, आप पता कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही ये व्यवस्थाएं बना दी हैं कि अब रोड नहीं बनेगी, खंबे नहीं लगाएंगे, सिर्फ खाते में पैसे डालेंगे, उस खाते के पैसे से भाई रोड बनेगी तो सब लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, नाली बनेगी तो सबको लाभ होगा, खंबे लगेंगे तो सबको लाभ होगा, पार्क बनेंगे, शहर का सौंदर्यीकरण होगा। पहली कमी तो ये है। दूसरी कमी है, जब भी हम कोई शहर का विकास करते हैं तो हम एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए, एक मॉडल बनाना चाहिए। हम लोग घर बनाते हैं तो अपन आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाके उसकी फ़ीस देते हैं और नक्शा बनवाते हैं, और अपन फिर उस नक्शे के आधार से व्यवस्थित घर बनाते हैं, उसी साइज वही है प्लॉट की, लेकिन नक्शा बन जाता है तो थोड़ा सुंदर और व्यवस्थित घर बन जाता है। ऐसे ही जब हम नगर पालिका में कुछ भी डेवलपमेंट करें, विकास करें, तो हमें एक मॉडल बनाना चाहिए और एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए पूरे शहर का। उसमें आप जो सक्षम इंजीनियर आर्किटेक्ट हो उनको शामिल करिए, उनकी फ़ीस दीजिए और फिर उस स्तर से काम चालू करिए। बड़े शहरों में यही सिस्टम है ऑटोमेटिक। अब आप छतरपुर देखिए, कंजेस्टेड है, फैलाइए ना उसको। अब आप कह रहे अतिक्रमण हो रहा है, क्यों ना हो, आप शहर को बड़ा करिए, आप सारी चीज़ों को दूर ले जाइए। अब पहले ट्रांसपोर्ट नगर तक शहर नहीं था, पर ट्रांसपोर्ट नगर बना तो शहर पहुंच गया। आईटी ऑफिस शहर से बाहर गया तो आज महुआ रोड तक शहर पहुंच गया। चारों रोडों की यही स्थिति है। तो अगर आप मास्टर प्लान और प्लानिंग से और काम करेंगे तो निश्चित तौर पे शहर बढ़ेगा। तो दोनों बातों को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। शहर की एक और बड़ी समस्या है इस शहर का ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तब छतरपुर शहर में ये कहा जाता है कि भाई अब जो व्यवसायिक इलाका है शहर का, उस हिस्से में तो गाड़ियां जाना लगभग बंद हो रही हैं। आप पैदल ही निकल जाएं या एक बाइक निकाल लें वहाँ से तो ही बड़ी बात है, बाकी 4 पहिया वाहन तो लगभग नामुमकिन हो गए ले जाना। इसकी क्या वजह है और ये जो सिटी प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको क्यों नहीं ये चीज़ें दिख रही हैं? देखिए, होता ये है कि ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए पब्लिक को, प्रशासन को साथ में काम करना पड़ेगा। हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो दुकान खोलने के पहले आधे घंटे तक ये प्रयास करते हैं कि हमारा दुकान का सामान रोड पर कैसे फैल जाए। अगर आपका सामान रोड में दुकान में भी रखा रहेगा तो भी लोग खरीदेंगे, लेकिन चूँकि छोटा शहर है तो एक मानसिकता रहती है कि हमारा सामान रोड पे दिखेगा तो लोगों को दिखेगा तो लोग आएंगे। तो पहले तो लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि आप दुकान का सामान दुकान के अंदर रखें, बाहर मत फैलाएं। दूसरा, जैसे प्रशासन अतिक्रमण हटाता है, हटाने के बाद फिर शांत पड़ जाता है, कुछ दिन बाद फिर अतिक्रमण हो जाता है। आप लगातार कार्रवाई करिए और परमानेंट कार्रवाई करिए। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ रोड के किनारे लोग वाहन खड़ा करके चले जाते हैं, वो ये भी कोशिश नहीं करते कि थोड़ा अंदर लगा दें। अब वाहन जब साइड में खड़ा है तो गाड़ी खड़ी करने की जगह है नहीं है, गाड़ी निकलने की जगह है नहीं है, तो वाहन का ट्रैफिक जो है जाम होता है। तो नगर पालिका प्रशासन को सड़क के किनारे खड़े होने वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। सभी जगह आप जो है पार्किंग जोन बना दें, एरिया बाय एरिया। उसके अलावा कहीं भी किसी की गाड़ी खड़ी मिलेगी, आप उसको उठा ले जाइए, उनके खिलाफ नोटिस दीजिए, कार्रवाई कीजिए, ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जो आप बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब हमको पता है, जिन्हें करना है उनको भी पता है, करते क्यों नहीं है? इच्छा शक्ति, ये तो इच्छा शक्ति उनके ऊपर है ना। जब आप ये सोच के कि हम 5 साल के लिए बन गए हैं, अब अपना पैसा कमा के घर बैठे हैं, तो नहीं हो पाएगा। आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। कोई ना कोई जब तक बलिदान नहीं देगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग बैठे हैं प्रशासन में, सत्ता में या पदों पे, वो आगे आएँ, करें कार्रवाई, कोई रोक थोड़ी रहा है। अभी हाल ही में बस स्टैंड का अतिक्रमण हटा लिया ना, सोचा तो हटा लिया, नहीं सोचते तो वो भी नहीं हटता। तो सोचना तो उनको पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। एक और बड़ी समस्या इस शहर में है,
जो अमूमन मध्य प्रदेश के और शहरों में कम ही दिखती है। यहाँ से 2 हाईवे बीच शहर से निकलते हैं और दोनों हाईवे पर छतरपुर में हाट बाज़ार लगते हैं। जी। ये मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में ऐसे हालात नहीं दिखते कि हाईवे पर जहाँ से रोज़ाना 300 से ज़्यादा ट्रक निकल रहे हैं और दोनों तरफ सब्जी की दुकानें। इस विषय पे माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी से हाँ। उनके पति पप्पू भाई साहब से मैंने खुद ये बात रखी कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में लोगों का आस्था रहती है, भीड़ रहती है, और वहीं आप बाज़ार लगा देते हो, तो वो बाज़ार आप किसी दिन और शिफ्ट कर दो। तो बोले प्रयास करते हैं। फिर मैंने उनको ये भी सलाह दी कि आप उसको कहीं और पीछे खिसकाओ। तो होता ये है कि उनने कोशिश करी, जैसे शनि मंदिर को संकट मोचन तिराहे से पीछे ले गए और ये पठापुर रोड वाले को भी ले गए, लेकिन होता ये है कि जब दुकानदार को जगह नहीं मिलती है तो बढ़ते चले आते हैं, वो लग जाता है। अब या तो परमानेंट करें, अब उसका तो तरीका एक ही है कि एक तो जहाँ भीड़ रहती है जिस पॉइंटों पे दिन के हिसाब से थोड़ा सा दिन का परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, हर एरिया में अलग अलग एक फिक्स अगर सब्जी मंडी बना दी जाए तो ये हाट बाज़ार बंद भी किए जा सकते हैं। आप एक फिक्स हाट सब्जी मंडी फिक्स कर दें कि सागर रोड की सब्जी मंडी इधर है, तो वहाँ के लोग वहाँ जाके वो सब्जी लें, और इधर उधर कोई भी लगा मिले तो उसको आप कार्रवाई करें। तो इस तरीके से सुधार करना पड़ेगा। ठीक है। जिस तरीके से छतरपुर शहर में आबादी बढ़ रही है और चीज़ें बढ़ रही हैं, उस तरह से नगरपालिका एजेंसी को अभी कौन कौन से कदम तुरंत उठाने चाहिए? आप एक प्रतिनिधि होने के नाते क्या देखते हैं? देखिए, जैसे अभी नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया है, पहले तो कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे अतिक्रमण नहीं हटाएं जैसे उन्होंने हटाया, कि रात को वो गए और सुबह वहाँ मशीनरी पहुँच गई, प्रशासन पहुँच गया। कम से कम उन्हें 5 दिन 7 दिन का एक नोटिस दें, या फिर उनको जगह चिन्हित करें, वहाँ के लोगों की एक मीटिंग बुला लें, उनको स्थायी एक जगह दे दें कि आपको यहाँ आज से बैठना है, यहाँ आप बैठोगे तो 1 हफ्ते बाद कार्रवाई होगी। और फिर उसके बाद उनके खिलाफ़ अगर कार्रवाई की गई है तो फिर किसी भी कीमत में वहाँ फिर इंक्रोचमेंट होना नहीं चाहिए। दूसरा, शहर को जो है बोला कि थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ट्रैफिक जो है, चाहे जहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी करके जा रहा है, इस पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में लिया जाएगा तो कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर होगा। ठीक है। छतरपुर शहर एक तरह से देखा जाए, अभी सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहा था कि एक नेता विहीन शहर हो गया है, या पूरा जो ज़िला है हमारे पास ऐसे नेता की कमी है जो विजनरी हो। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल। अभी जो हमारे नेता लोग हैं वो पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे की सोचें और एक कोई प्लान बना के काम करें तो सुधार होगा। फिलहाल तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपका एक संगठन है जो आप एक यूथ की जागृति का, युवाओं की जागृति के लिए काम करते हैं, छतरपुर विकास मंच। क्या कॉन्सेप्ट है उस संगठन का और कैसे वो अभी तक क्या क्या काम कर रहा है, आगे का क्या प्लान है उस संगठन का? देखिए, एक समय था जब छतरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो मेरे मित्र राजू सरदार और हमने मिलके एक मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति का गठन किया और एक रथ तैयार करके हमारी टीम जो है गांव-गांव जाके जन जागरण की, गांव से लोगों को शहर तक मेडिकल संघर्ष समिति से जोड़ के मेडिकल का आंदोलन खड़ा किया। और उसमें धीरे धीरे बहुत सारे संगठन जुड़े, शहर के सारे संगठन, पत्रकार भाई, समाज सेवी और व्यापारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और एक शहर का बहुत बड़ा मूवमेंट वो बना और उसकी वजह से मेडिकल कॉलेज छतरपुर में आया भी। फिर हमारे विचार में ये आया कि चूँकि अब हम ऐसे कितने नाम देंगे, तालाब संघर्ष समिति, ट्रैफिक संघर्ष समिति या कुछ भी, क्यों ना एक छतरपुर का एक ऐसा संगठन बना दिया जाए जिसमें हम ऐसे मुद्दे जो छतरपुर के हित में हो, आने वाली पीढ़ी के हित में हो और छतरपुर के पर्यावरण, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं में, और जिसमें सारे संगठन शामिल भी हो जाएं। अगर आप कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोग उसमें नहीं आते, बीजेपी में उठाते हैं तो कांग्रेस के लोग नहीं आते। तो एक ऐसा गैर राजनीतिक संगठन खड़ा किया जाए जिसमें छतरपुर के लोग, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, पर छतरपुर के हित में होने वाले मुद्दों में साथ दें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये छतरपुर विकास मंच संगठन खड़ा किया और हम लोगों ने कोरोना काल में लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए फ्री बसेस की सुविधा भी दी,
लंच पैकेट भी बांटे उस समय छतरपुर विकास मंच की तरफ से, और मेधावी छात्रों का हम लोग छतरपुर विकास मंच सम्मान भी करते हैं। बस स्टैंड पे आयोजन होता है जो, और ऐसे कई छोटे छोटे शहर के आयोजन हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग तालाब के मुद्दे पर प्रयासरत हैं। तालाब के मुद्दे पर ही अगर बात की जाए तो छतरपुर विकास मंच का फर्दर रोड मैप क्या है, भविष्य में क्या बड़ी योजना है? ऐसे 4-5 स्टेप आप बता सकते हैं कि हमारे मरते हुए तालाबों को बचाने के लिए जो काम करने जा रहे हैं। देखिए, अभी चूँकि बिना आवेदन दिए कुछ होता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में आवेदन दिया है। प्रशासन ये ना कहे कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत, कोई आवेदन नहीं है। कुछ समय में अगर इस पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन का आंदोलन करेंगे। शहर में एक जन जागरण अभियान चलाएंगे, लोगों को उसमें शामिल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान है। ज़रूरत पड़ा तो छतरपुर बंद का भी आह्वान करेंगे। प्रयास पूरा रहेगा कि जो बचे हुए तालाब है वो बचे रहें, वो सुरक्षित रहें, उनका रखरखाव हो सके और उनका पानी भी काम लायक बच जाए, इसका भी कोशिश की जाए। ठीक है। इस शहर में लगातार भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका का संचालन कर रही है पिछले 20-25 वर्षों से। आपने इन पूरे कार्यकालों को बड़े करीब से देखा भी है, चूँकि आप निरंतर निकाय चुनाव से जुड़े रहते हैं, कांग्रेस से जुड़े रहते हैं, तो आप देखते हैं। ललिता यादव जो वर्तमान विधायक हैं वो भी छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रही, स्वर्गीय सरदार प्यारा सिंह अध्यक्ष रहे, अर्चना सिंह 2 बार अध्यक्ष रही और वर्तमान में ज्योति चौरसिया अध्यक्ष हैं। इन सारे कार्यकाल का अगर आप मूल्यांकन करते हैं, इनमें सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा और किसका सबसे ख़राब कार्यकाल है? देखिए, इस तरफ अगर अपन ध्यान दें तो जो अर्चना सिंह जी को समय मिला था उस समय ज़्यादा कुछ ऑनलाइन और जेम जैसी व्यवस्थाएं थी नहीं, और ऊपर से फंड भी बहुत आता था क्योंकि उस समय लाडली बहना जैसी योजना भी नहीं चल रही थी। वो चाहती तो बहुत कुछ विकास छतरपुर में वो कर सकती थी। ठीक है, उनका एक उपलब्धि है डिवाइडर बनाना, लेकिन शहर के अंदर उनने विशेष काम नहीं किया, बाहरी सुंदरता पर ध्यान दिया। ललिता जी के समय की कार्यकाल की बात करें तो वो तो बहुत, उस समय शहर भी बहुत छोटा था और सरकार कांग्रेस की थी और बाज़ार भी बहुत छोटे, सड़कें थी। तो उस समय हमारे ख्याल से इतनी ज़्यादा हम सक्रिय राजनीति में भी थे, उस समय हम लोग छात्र राजनीति कर रहे थे। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में ज्योति भाभी जी को एक तो ऊपर से बजट थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है जैसा उनको मिलना चाहिए। और दूसरा, पप्पू भाई साहब को उनके जो पति हैं, हाँ, थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब 4 साल हो गए हैं, 1 साल ही बचा है, लेट हो चुके हैं। अगर वो चाहते, बहुत अच्छी पार्षद उन्हें मिली, 40 पार्षद थे, 22 उनकी बीजेपी के, हाँ 11 कांग्रेस से, बाकी निर्दलीय थे। वो चाहते तो, और सारे पार्षद ऐसे लोग थे जो शहर के लिए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार थे, गैरदलीय भावना से। हाँ, आपने देखा 4 साल में कोई बड़ा स्टैंड नगरपालिका के खिलाफ मेरे ख्याल से कोई संगठन नहीं आया। तो वो चाहते तो कर सकते थे, पर उन्होंने अपना समय निकाल दिया। फेलियर है कार्यकाल उनका भी एक हिसाब से। अब ये आकलन तो शहर की जनता करेगी। जिस तरीके से अब आपने कहा कि 1 साल और बचा है, चुनाव का बिगुल फिर बजेगा, फिर तैयारी होगी, क्या अरविंद गोस्वामी इस बार तैयारी कर रहे हैं कि भाई इस शहर का मास्टर प्लान बनाने का अवसर हमें भी मिले, नगरपालिका अध्यक्ष के तौर पे सेवा करने का मौका मिले? देखिए, मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ, छात्र जीवन से काम कर रहा हूँ। चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, ना ही ये ज़रूरी है कि चुनाव की वजह से ही कर रहा हूँ। मेरी एक मानसिकता रही है कि अगर हमें मनुष्य का जन्म मिला तो हमारा मातृभूमि और जन्मभूमि के लिए कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ हमारा ऋण बनता है। हम लोग एक न एक ऋण लेके अपने सनातन हिंदू धर्म में रहता है कि देव ऋण, पितृ ऋण। तो ऐसे ही हमारी मातृभूमि का भी हमारे ऊपर एक ऋण है, जिसकी मिट्टी में हम पले बड़े हुए, पले पुसे, और उसके हमने अन्न भी खाया, पानी भी पिया। तो कुछ इसके भविष्य के लिए, इसके भले के लिए प्रयास करें। तो मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना कहीं से कहीं तक नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि छतरपुर का कुछ अच्छा हो सके, जितना लोग जागरूक हों। इसी में हम लोग नवरात्रि में भी आयोजन करते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि धर्म को सामाजिक कामों से जोड़ के अच्छे संदेश जाएं, युवाओं में एक अच्छे संदेश जाएं। इस तरीके के काम हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। चुनाव में मौका मिलना और नहीं मिलना, इसका
कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है। एक सवाल अक्सर चुनाव के दौरान सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार में इसको इस्तेमाल करती है, इस लाइन को, कि भाई आप पार्षद से लेकर और प्रधानमंत्री तक हमारी पार्टी को बना दीजिए, फिर आप देखिए विकास कैसे दौड़ता है। छतरपुर की जनता ने कम से कम ये करके दिया है उन्हें। बिल्कुल नगर पालिका उनके पास है, विधायक उनके पास है, सांसद उनके पास है, देश की सरकार उनके पास है और मध्य प्रदेश की सरकार भी उनके पास है। फिर छतरपुर को 20 वर्षों में वो लौटाया है भाजपा ने, जो यहाँ के लोगों ने उन्हें दिया है? नहीं लौटाया। आप सांसद जी, तो मुझे तो अभी तक कुछ काम उनका दिखता नहीं है। आप बताइए ना, सांसद जी चाहें तो अपनी सांसद निधि से भी, मैंने अभी एक चैनल में बैठा तो मैंने ये मॉडल रखा था कि चाहें तो एक एक तालाब एक एक बड़ा नेता और अधिकारी को मिलके उसका अभिभावक बनाया जा सकता है कि एक एसडीएम और सांसद जी इस तालाब के अभिभावक हैं। अब आप लोग मिलके इसके अतिक्रमण, साफ सफाई, रख रखाव पे ध्यान दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। वो अक्सर बड़े तालाब पे जहाँ ठीक ठाक है काम करके फ़ोटो सेशन करा के आ जाते हैं, बाकी जो ग्वालमंगरा और अन्य तालाबों की जो स्थिति है वहाँ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? जब जनता ने आपको वोट दिया है और इतने समय से देते आ रहे हैं, आप देखिए ना, वो कुछ नहीं कर रहे फिर भी पब्लिक वोट दे रही है, तो कम से कम उसका आपको ऋण चुकाना चाहिए और काम भी करना चाहिए। ठीक है। ललिता यादव जो कि हमारी वर्तमान विधायक हैं, इनका एक लंबा कार्यकाल नगरपालिका अध्यक्ष के तौर पर भी रहा और वो काफ़ी हद तक लोग उस कार्यकाल को सराहते भी हैं। फिर 2 इनिंग उन्होंने विधायक के तौर पर खेली। ये वर्तमान जो इनिंग है उनकी, ये विधायक के तौर पर चल रही है। उनके पूरे राजनीतिक अभी तक के सेवा कार्यों को किस तरीके से आंकते हैं? क्या इस इनिंग में वो शहर को वो दे पाई, वो कंट्रीब्यूट कर पाई जो जिसके लिए उन्हें वोट दिया गया था? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो वो विधायक हैं, मैं पिछले कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार जो विधायक हैं, इस बार सरकार ने सारे विधायकों को एक्स्ट्रा पावर दे के रखे हैं। और अब भी आप अगर छतरपुर का विकास नहीं कर पाई, छतरपुर के तालाबों को नहीं बचा पाई, तो फिर उनका भी समय ऐसे ही निकल जाएगा और उनका भी कार्यकाल 3 साल का बचा भी हुआ है। तो उनसे मेरी यही अपील है कि वो आगे आएँ और दल और अन्य राजनीतियों के उसको छोड़कर छतरपुर के तालाबों को लेकर, छतरपुर के पर्यावरण को लेकर और सौंदर्यीकरण को लेकर वो प्रयास करें। अगर वो लग जाएंगी तो छतरपुर में ज़रूर बदलाव और परिवर्तन होगा। चलिए, तो छतरपुर के तमाम मुद्दों को लेकर ये हमारी खास चर्चा थी अरविंद गोस्वामी जी के साथ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता, पार्षद प्रतिनिधि के साथ साथ शहर के युवाओं के लिए काम कर रहे एक बड़े सामाजिक चेहरे हैं। उनसे चर्चा में हमने कोशिश की कि शहर के मुद्दों को टटोलें। अगर आपको भी लगता है कि कोई मुद्दा आपके दिमाग में रह गया है जिस पर इस पॉडकास्ट में बात नहीं हो पाई है और आपको लगता है कि वो सुझाव भी शहर के विकास के लिए शामिल होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस मुद्दे पर हम भविष्य में फिर से चर्चा करेंगे। इस पॉडकास्ट में इतना ही। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।